नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां पल्लव वंश की। पल्लव राजवंश जो कि दक्षिण भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राजवंश था, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी क्या उपलब्धियां रही। तो बहुत ही संक्षेप में थोड़े से आपके लिए नोट्स भी मैंने तैयार किए हैं जिससे विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरा निवेदन आपसे है सदैव की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश ने लगभग 5 शताब्दियों तक यानी लगभग 500 साल तक शासन किया, और इनके शासनकाल में उनकी राजधानी कांची विद्या अध्ययन का बहुत ही प्रमुख केंद्र बन गई थी। वहाँ पे कांची का जो एक विश्वविद्यालय था वो बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालयों में बहुत ही प्रसिद्ध था। दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ज्ञान पिपासु यहाँ आया करते थे। पल्लव शासक स्वयं काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, विद्यानुरागी होते थे और विद्वानों के संरक्षक होते थे। पल्लवकालीन साहित्य प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता है। चीनी यात्री वेन सांग भी कांची आया था। पल्लव शासकों ने स्थापत्य एवं शिल्प की दृष्टि से दक्षिण भारत में अपने वंश की कीर्ति को गौरवान्वित किया है। इन्होंने अनेक उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण कराया और इन स्मारकों में हमें बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। जैसे मंदिरों में अभिलेख हैं और जो पुराने और भी स्मारक हैं, महल हैं, वैसे भी अभिलेख इन्होंने लिखवाए, दान पत्र हैं। तो पल्लव नरेश दान दक्षिणा वगैरह में भी विशेष रुचि रखते थे, जिसका उल्लेख विभिन्न प्रकार के दान पत्रों में किया गया है। पल्लवकालीन दान पत्रों, अभिलेख तत्कालीन शासकों के विषय में हमें प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। साथियों, पल्लव राजवंश के इतिहास को जानने के लिए हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो हमारे पास स्रोत हैं उसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशियों का विवरण और तीसरी है पुरातात्विक सामग्री। तो साहित्यिक स्रोतों में डंडिन द्वारा रचित अवंती सुंदरी कथा, महेंद्र वर्मन का मत्त विलास प्रहसन, नंदिकल अम्बकम लोक विभाग तथा बौद्ध ग्रंथ महावंश इत्यादि प्रमुख हैं। चीनी यात्री वेन सांग ने कांची की यात्रा की थी और उसने कांची और महाबलीपुरम की आर्थिक समृद्धि का काफी वर्णन किया है। जहां तक पुरातात्विक स्रोतों का संबंध है तो दक्षिण भारत में अनेक मंदिर प्राप्त हुए हैं। उन मंदिरों की दीवारों पर और साथ ही साथ स्वतंत्र शिला पट्टिकाओं पर, ताम्रपत्रों पर, मुद्राओं पर बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं जिनमें पल्लव वंश से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं। जैसे प्रारंभिक पल्लव शासकों ने जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखवाए थे, बाद में संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए जाने लगे। अब बहुत सारे जो प्रसिद्ध हैं जैसे मंडक पट्ट लेख, कूरम दान पत्र लेख, गढ़वाल दान पत्र लेख, बाहुर अभिलेख, पल्लवरम अभिलेख, बैकुंठ पेरुमाल अभिलेख इत्यादि जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हमें पल्लव राज्य से प्राप्त होते हैं। तो अभी तक पल्लवों का उद्भव कैसे हुआ उसके विषय में विद्वान किसी निश्चित मत पर नहीं पहुंच सके हैं। उनके अभिलेखों एवं अवशेषों के अनुसार भी उत्तरी पेन्नार एवं उत्तरी बेल्लार नदियों के मध्य स्थित टोंड मंडलम नामक भूभाग से घनिष्ठ रूप से वे जुड़े हुए थे। पूरे तमिल साहित्य और अशोक के अभिलेखों में इस वंश के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए कुछ इतिहासकारों का विचार है कि पल्लव भारतीय मूल के नहीं थे अपितु विदेशी थे। तो इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है कि अन्य तमिल राजवंशों के विपरीत पल्लवों ने अपने सर्वप्रथम अभिलेख प्राकृत में
और बाद में संस्कृत में लिखवाए। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने तमिल साहित्य को संरक्षण नहीं दिया था संभवतः। वी.एल. राइस और वी. वेंकैया पल्लवों की पहचान पहलवों अर्थात अथवा पार्थियनों से करते हैं, जो कि शकों के साथ सिंधु घाटी एवं पश्चिम भारत में बसे। बाद में संभवतः तोंड मंडलम पर अपना अधिकार कर लिया। जब सातवाहनों का पतन हो रहा था, फिर भी कब और कैसे उनके प्रवास का प्रारंभ हुआ या नहीं कहा जा सकता। इसलिए सत्यनाथ अय्यर का मत है कि विदेशी शासक जैसे शक लोग अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि पहलव लोग पल्लवों के रूप में इसके प्रेमी हो गए। के.पी. जायसवाल जो कि बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार थे प्राचीन काल के, उनका मत है कि पल्लव जो है वो वाकाटकों की एक प्रशाखा थे, उनकी एक ब्रांच थे। एस. कृष्णा स्वामी अयंगर के विचार से पल्लव सातवाहनों के सामंत थे और उन्होंने सातवाहनों के दक्षिण पूर्वी प्रांत के गवर्नर का पद भी, ये प्रति हो गया है, प्रांत समझिएगा इसे, प्रांत के गवर्नर का पद भी संभाला था। अयंगर ने पल्लव शब्द को टोंडियार या टोंडमान का समानार्थी माना है, जिसका अर्थ होता है टोंड मंडलम प्रदेश के लोग एवं शासन। तो सातवाहनों के पतन के बाद उन्होंने पल्लव वंश की नींव डाली। इन सभी मतों के विरुद्ध सत्यनाथ अय्यर का मत है कि पल्लवों का उद्भव तोंड मंडलम में ही हुआ। तो इस प्रकार विद्वानों के इस विवाद में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाना बड़ा ही कठिन है। इसी प्रकार पल्लवों का तिथिक्रम या क्रोनोलॉजी और वंशावली में भी अनेक दोष हैं। कहा जाता है कि शिवस्कंद वर्मन 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में शासन करता था, जिसने कि सत्यनाथ अय्यर के अनुसार अनेकों यज्ञ आदि किए और उसके प्रशासन के मौर्य के प्रशासन के समान चरित्र उसके हिरेहाडागलई अनुदान से स्पष्ट है। आइए हम पल्लव शासकों के बारे में बातचीत करें। जो लाइनेज हमें मिलती है, विष्णुगुप्त के समय से तिथिक्रम से संबंधित जो कठिनाई थी वो दूर हो जाती है, क्योंकि समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ के 12 राजाओं में उसका भी नाम है। इसके आधार पर विष्णुगुप्त का समय 350-375 ईस्वी बनता है। दूसरा राजा जिसका उल्लेख मिलता है वह सिंहवर्मन प्रथम था, जो कि 436 ईस्वी में था। उसके उत्तराधिकारियों का सिंहवर्मन द्वितीय के समय तक पता नहीं चलता है। अब सिंह विष्णु का शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक था। 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सिंह विष्णु का राज्य आरंभ होता है। 575 से 600 ईस्वी सिंह विष्णु ने ही पल्लव साम्राज्यवाद का उद्घाटन किया। कहा जाता है कि इसने चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया था, उसने कलवारों पर अधिकार कर लिया और पांड्यों से भी उसका संघर्ष हुआ। उसका राज्य कृष्णा से गोदावरी तक फैला हुआ था, किंतु चालुक्य राजा पुलकेशिन ने सिंह विष्णु को पराजित कर दिया था और उसके राज्य का उत्तरी भाग ले लिया। तो पुलकेशिन का नाम आप सब जानते होंगे, जो बदामी का चालुक्य शासक था और बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। तो सिंह विष्णु बहुमुखी प्रतिभा से युक्त था। उसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। उसने स्वयं ही संस्कृत में कुछ प्रश्न लिखे। उसने चट्टानों में संपूर्ण मंदिर काटने की नई वास्तुशैली को जन्म दिया। महेंद्र वर्मन सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी और उसका महान पुत्र महेंद्र वर्मन हुआ। इसके संपूर्ण काल में चालुक्यों से संघर्ष चलता रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और पल्लवों ने उसका जमकर मुकाबला किया। तो इसका साम्राज्य दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। उसने अनेक उपाधियां ग्रहण की, जैसे छत्रकरी, मठविलास, चित्रकार, पुली, विचित्र चित्त आदि। उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, किंतु बाद में शैव हो गया। उसने अनेक मंदिर बनवाए, जो कि त्रिचनापल्ली, वाल्लम, महेंद्रवाड़ी एवं डालबनूर आदि में स्थित हैं। महेंद्रवाड़ी में इसने तालाब भी बनवाया। इसने मत्विलास प्रहसन नामक पुस्तक भी लिखी। उसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में चित्रकारी से उसके समय की विकसित नृत्य कला का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। संगीत का भी उसके समय में अत्यधिक विकास, मतलब नृत्य कला के अलग अलग पॉस्चर्स जो है वो चित्रकारी में आप देख सकते हैं। इसके नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। उसने पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमणों को वीरता से रोका और कुछ दिन बाद स्वयं ही बदामी तक चढ़ गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को हरा के इसने मार दिया था। नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसने चोलों, चेरों एवं कलब्बरों को भी हराया तथा सिंघल के राजकुमार मान वर्मन को शरण दी और उसे राजगद्दी प्राप्त करने के लिए सहायता हेतु सिंघल पर 2 जहाजी बेड़े भी भेजे। नरसिंह वर्मन भी कला एवं वास्तुकला का प्रेमी और संरक्षक था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध 7 रथ या 7 पगोडा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसी ने बनवाए थे। इसके समय में ही 640 ईस्वी में वेन सांग ने काशी की यात्रा की थी। महेंद्र वर्मन द्वितीय इसका उत्तराधिकारी हुआ, जो कि 2 साल ही शासन कर सका और चालुक्यों के आक्रमण में मारा गया। इसके बाद अगला शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम हुआ। 670 ईस्वी में परमेश्वर वर्मन प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ। इसके समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और कांचीपुरम के समीप तक पहुंच गया। पहले तो चालुक्य भारी पड़े, किंतु बाद में परमेश्वर वर्मन उन्हें भगाने में सफल रहा और उन्हें बुरी तरह पराजित भी किया। परमेश्वर वर्मन ने कांची में एक शिव मंदिर बनवाया और महाबलीपुरम में कुछ इमारतें बनवाई। इसने 695 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अगला शासक जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। परमेश्वर वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ। इसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में मंदिर बनवाया और संस्कृत भाषा और विद्वानों का संरक्षक था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन द्वितीय था, जिसने 722 ईस्वी से 730 ईस्वी तक शासन किया। उसे चालुक्य के आक्रमण का सामना करना पड़ा और 730 में उसकी निस्संतान मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ से आगे से लाइनें चेंज हो जाती है पल्लव शासकों की। तो पल्लव मल अथवा नंदी वर्मन जो है वो अगला शासक हुआ। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत पल्लव राजगद्दी पल्लव वंश के दामाद शाखा के 12 वर्षीय बालक पल्लव मल को मिली। पल्लव मल ने 730 से 796 ईस्वी तक शासन किया और ये नंदी वर्मन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने 65 वर्ष तक शासन किया। अब पांड्यों से उसका संघर्ष चलता रहा। नंदी वर्मन की सफलता के कारण उसका योग्य सेनापति उदय चंद्र था। उसके शासनकाल में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण कर उसे बहुत हानि पहुंचाई। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का भी उसे सामना करना पड़ा और बहुत सा धन देकर उसे संतुष्ट करना पड़ा। इसे साधन नहीं, सा अलग पढ़िए और धन अलग पढ़िए। तो बहुत सा धन देकर उसे संतुष्ट करना पड़ा। नंदी वर्मन ने अपने लंबे शासनकाल में अनेक मंदिर बनवाए, जिसमें कांची का मुक्तेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वह विद्वानों, साहित्य और कलाओं का संरक्षक था। वह विष्णु का पुजारी था। नंदी वर्मन के बाद दंती वर्मन शासक हुआ, जिसने 796 से 840 ईस्वी तक राज्य किया, किंतु दक्षिण की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पांड्यों और राजपूतों के महत्वाकांक्षी आक्रमणों के आगे अंततः पल्लव राज्य टिक नहीं पाया। बाद के पल्लव राजा मात्र सामंतों की हैसियत वाले ही रह गए। अब आइए पल्लव प्रशासन की बात थोड़ी सी कर लें। मित्रों, कांची के पल्लव राजा ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, इसलिए इस राजवंश के शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जैसे धर्म महाराज, अधिराज, धर्म महाराज इत्यादि। उनकी शासन प्रणाली की तुलना जो है हम मौर्यों और गुप्तों की शासन प्रणाली से कर सकते हैं। उनमें काफी साम्य पाया जाता है। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। राजा ही मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्ध के समय राजा स्वयं सेना का संचालन करता था। तो शांति के समय वह जन कल्याण के कार्य करता था, जैसे मंदिर बनवाना, तालाब बनवाना, दान दक्षिणा देना इत्यादि। राजा अपने योग्यतम पुत्र को युवराज नियुक्त करता था, जो उसे शासन के संचालन में सहयोग देता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो प्राचीन भारतीय जो हिंदू शासन परंपरा थी, उसी को पल्लव लोग अपनाते थे। तो पल्लवों का संपूर्ण राज्य कई राष्ट्रों या प्रांतों में विभक्त था और राष्ट्र कई विषयों या जिलों में विभक्त थे। विषयों में कई कोट्टम या ग्राम होते थे। तो इस प्रकार पल्लव शासन व्यवस्था में ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। राष्ट्र जो इकाई थी उसमें राजा अपने परिवारजनों या निकट संबंधियों को राष्ट्रीय के रूप में नियुक्त करता था और कभी कभी राष्ट्रीय के पदों पर सामंत भी नियुक्त किए जाते थे। तो इस प्रकार राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रीय कहा जाता था। उसे आप प्रांतपति भी कह सकते हैं। तो इसी तरह विषय का अधिकारी विषयपति कहा जाता था। विषय
जो था वो आधुनिक झीलों की तरह होता था, और कोट्टम संभवतः नगरों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द रहा होगा, और उच्च अधिकारी को देशाधिकृत कहा जाता था। ग्रामों में बपित्र के निर्देशों से शासन संबंधी कार्य किए जाते थे। कुछ और बातें, जैसे मंडपी एक अधिकारी होता था जो कि कर संग्रह करता था। वन विभाग का अध्यक्ष होता था जिसे भूमिक कहते थे। इसी तरह से एक पदाधिकारी होता था तीर्थिक, तो तीर्थिक नामक पदाधिकारी तीर्थों, तालाबों, जलाशयों आदि की देखभाल करता था। ग्रामों में पूर्णतया स्वायत्त शासन प्रणाली थी। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती थी, जैसे अन्य राज्यों में आप देखते हैं। और ग्राम सभा जो है, जैसे चोलों में आपने देखा, तो इसी तरह से ग्राम सभा जो है मंदिरों, तड़ाकों, उद्यानों इत्यादि की व्यवस्था की देखभाल करती थी, और सार्वजनिक कामों का संपादन भी जो है वो ग्राम सभा किया करती थी। तो मित्रों, ग्रामीण विषयों से संबंधित विवादों पर न्याय का कार्य भी ग्राम सभा किया करती थी। तो पल्लवों का चालुक्यों, गंगों, पांड्यों, चोलों आदि से संघर्ष होता रहता था। अतः उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया, और सेना का अध्यक्ष सेनापति कहा जाता था। सेनापति के अधीन नेयक नामक एक अन्य सेना का उच्च अधिकारी भी होता था। पल्लव शासकों ने जल सेना का भी विकास कर लिया था, और उसकी सहायता से पल्लवों ने सिंघल द्वीप में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया तथा बृहत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से संबंध स्थापित किए। अब आइए थोड़ा सामाजिक जीवन पर बातचीत करें। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। उसके बाद किसान वर्ग आते थे, जो मुख्यतः कृषि कार्य करते थे। कृषकों के दो वर्ग थे। प्रथमतः जो थे वो भू संपत्ति युक्त कृषक थे, और दूसरे भूमिहीन कृषक थे। भू संपत्ति युक्त कृषक धनी किसान थे, और ये उत्तर भारत के जमींदारों की तरह होते थे। ये युद्ध में भी भाग लेते थे, और महत्वपूर्ण पदों पर उनकी नियुक्ति भी होती थी। भूमिहीन किसानों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी, और ये धनी किसानों की भूमि पर मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे। तीसरा एक और वर्ग था जो व्यापारियों का वर्ग था समाज में, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन सामाजिक स्थिति ऐसा कहा जाता है कि उतनी अच्छी नहीं थी, यानी उनको प्रतिष्ठित वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जाता था। समाज में कुछ और भी वर्ग थे, जैसे दस्तकार, चटाई बनाने वाले, चारपाई बनाने वाले, चरवाहे, आखेटक, हथियार बनाने वाले, और भी तरह तरह के उद्योग या उद्यम करने वाले, जैसे स्वर्णकार थे, रथकार थे, आपके वो क्या कहते हैं, लोहार थे, बढ़ई थे, इस तरह के लोग भी थे। तो स्त्रियों की दशा का जहाँ तक सवाल है, उसमें थोड़ी गिरावट दिखाई देती है संगम काल की अपेक्षा जो है, क्योंकि संगम काल में नारियां अधिक सुशिक्षित हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आई। विधवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनको अनादर का पात्र कभी कभी बनना पड़ता था। कभी कभी महिलाएं आत्महत्या भी कर लेती थी, क्योंकि वो अनादर को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, सहन नहीं कर पाती थी। और समाज में शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के लोग रहते थे। चावल जो था वो उस समय मुख्य खाद्यान्न था, और मांसाहार का प्रचलन सभी वर्गों में था। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण भी जो है वो मांसाहार करते थे। भेड़ और सूअर के साथ साथ मछली वगैरह का भी उपयोग खाने में किया जाता था। पान और सुपारी का भी सेवन लोग करते थे। संगीत, नृत्य इत्यादि मनोरंजन के मुख्य साधन थे, और ढेर सारे नर्तक नर्तकियों का उल्लेख मिलता है जो कि घूम घूम के लोगों का मनोरंजन करते थे। कभी कविताओं वगैरह के माध्यम से भी मनोरंजन किए जाते थे। कलाकार जो थे वो अनेक खेल समारोहों वगैरह में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और पुरस्कृत भी किए जाते थे। और जादू टोना इत्यादि का भी प्रचलन था। ज्योतिषियों द्वारा शगुन विचरवाने का भी प्रचलन था। कुछ पक्षियों को, जैसे कौवे को अच्छा पक्षी माना जाता था, उसके लिए घर के छत पर खाना पीना भी रखा जाता था। जहाँ तक आर्थिक जीवन का संबंध है, पल्लव काल का जीवन, आर्थिक जीवन जो था वो बहुत अच्छा था। आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न थे, और उनकी संपन्नता का मुख्य आधार कृषि और व्यापार वाणिज्य था। दक्षिण भारत की भूमि काफी उपजाऊ थी। कावेरी डेल्टा अपने उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। तो इस विषय में वहाँ के लोगों में कहावत थी
भी प्रचलित थी कि जितनी भूमि में एक हाथी बैठता है उतनी भूमि में 7 व्यक्तियों के खाने लायक अन्न का उत्पादन हो सकता है। तो इसी से वहाँ की जमीन की उर्वरा शक्ति का पता चलता है। यहाँ धान, रागी, गन्ना बहुतायत से पैदा किया जाता था। इसके अतिरिक्त कटहल, काली मिर्च, हल्दी आदि का उत्पादन भी होता था। और तत्कालीन साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि फसल कैसे काटी जाती थी, कैसे सुखाई जाती थी, गन्ने से शक्कर कैसे तैयार किया जाता था। ये सब चीज़ें हमें पता चलता है। और किसानों को वेल्लार और उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। बहुत सारे कृषक जो संपन्न होते थे वो भूमि पर अपने मजदूरों से कृषि कार्य करवाते थे। कृषि के साथ साथ जो है वो या आपके महिलाएं भी मजदूरी के लिए कृषि कार्य करती थी। और राज्य की आय का साधन, चूंकि मुख्य साधन कृषि था, इसलिए राज्य की ओर से भी कृषि पे बहुत ध्यान दिया जाता था। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी काफ़ी विकास हुआ और इस काल के प्रमुख उद्योग धंधे जो थे वो सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण था। इनके अलावा मंदिरों का भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान था। मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं थे, बल्कि दक्षिण भारत के लोगों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में इनका बड़ा महत्व था। तो मंदिरों के निर्माण से अनेक कारीगरों और शिल्पियों के साथ साथ मजदूरों इत्यादि को जीवन निर्वाह के लिए रोजगार मिलता था। मंदिरों, बड़े बड़े मंदिर होते थे तो वहाँ पे जो दैनिक प्रक्रिया में मंदिरों में होती थी, तो उनमें पुरोहित, संगीतज्ञ, नर्तकियाँ, फूल बेचने वाले, रसोइये, मजदूर आदि सम्मिलित होते थे और इनको आजीविका प्राप्त होती थी। त्योहारों के अवसर पर, मेलों के अवसर पर, उत्सव समारोह आदि के अवसरों पर जो है वो इन लोगों को काफ़ी लाभ होता था। इसके अलावा मंदिरों में पाठशालाएं भी होती थी, चिकित्सालय वगैरह भी हुआ करते थे जो लोगों के लिए लाभप्रद थे। स्थानीय समस्याओं पर कई बार विचार विमर्श करने के लिए मंदिरों में ही बैठक की जाती थी। तो विदेश व्यापार भी काफ़ी होता था। इस काल में मलय द्वीप एवं चीन के साथ तथा पश्चिम में मिस्र एवं अरब और यूनान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफ़ी सुदृढ़ हो गए थे। और समुद्र के किनारे अनेक बंदरगाह थे जिनसे काली मिर्च, रेशम, मलमल, मोती, हाथी दांत आदि का व्यापार होता था, जो दूसरे देशों में निर्यात किए जाते थे। पश्चिमी देशों में उनकी आवश्यकता थी और बदले में तमिलों को स्वर्ण प्राप्त होता था। तो यही उनकी समृद्धि का कारण था। यद्यपि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात विदेशी व्यापार में थोड़ी कमी आ गई थी, फिर भी विदेशों के साथ व्यापार होता था। विदेशों से मुख्य रूप से अच्छी किस्म की शराब इत्यादि मंगाई जाती थी। आंतरिक व्यापार की स्थिति भी अच्छी थी। प्रायः वस्तु विनिमय के माध्यम से आंतरिक व्यापार होता था। व्यापारियों को विभिन्न स्थानों पर चुंगी देनी पड़ती थी। यातायात के साधन के रूप में गाड़ियों, टट्टुओं आदि का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो पल्लव वंश के अनेक शासक वैष्णव धर्म और कुछ शैव मत को भी मानते थे। जनता को पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। हिंदू धर्म सर्वाधिक जो प्रभावशाली था। वैदिक धर्म के अनुसार पल्लव नरेशों ने अनेक अश्वमेध यज्ञ, वाजसनेय एवं अग्निष्टोम यज्ञ इत्यादि संपन्न किए थे। उत्तरी भारत की तरह दक्षिण भारत में भी हिंदू धर्म में भक्ति, मूर्ति पूजा, अवतारवाद एवं यज्ञ तथा अन्य कर्मकांड इत्यादि प्रचलित थे, उनकी प्रधानता थी। पल्लव शासकों ने हिंदू धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। पल्लव शासकों ने शिव एवं विष्णु के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और तमिल भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथों का लेखन किया। बहुत सारे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जैसे तिरुमंगई, प्रसिद्ध शैवाचार्य, सुंदर मूर्ति इत्यादि इसी काल में हुए। बौद्ध और जैन धर्म भी प्रचलित थे। पल्लव शासकों ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वेनसांग जो है वो चीनी यात्री पल्लव शासकों की राजधानी कांची आया था और कुछ समय तक वहाँ रुका था। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में वहाँ आया था और उसने अपनी जो यात्रा विवरण है CU की, उसमें उसने लिखा है कि यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे और उसने ये लिखा है कि इन बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे और उन्हें राज्य की ओर से हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती थी। इसी तरह से शैव धर्म और वैष्णव धर्म के आचार्य बहुत सारे थे। यहाँ शैव धर्म के आचार्यों को नयनार और वैष्णव आचार्यों को अलवार कहा जाता था। जहाँ तक साहित्यिक जीवन का प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव शासन काल कुछ विशेष उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में महान उपलब्धियाँ हुई और
कांचीपुरम शिक्षा का महान केंद्र बन गया। और देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी कांचीपुरम में पढ़ने आते थे। संस्कृत साहित्य की विशेष उन्नति हुई। दंडी जैसे विद्वान इसी काल के थे। और उसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान जो थे, जैसे दिंगनाग, त्रावणकोर के निवासी महाकवि भारवी, पल्लव शासक सिंह विष्णु की राजसभा में थे। दिंगनाग, मयूर शर्मा, दंडी, भानुदत्त आदि विद्वान कांची में मौजूद थे। पल्लव शासक स्वयं भी विद्वान थे। महेंद्र वर्मन ने मत्स्य विलास प्राशन नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। और इसी तरह से पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन भी उच्च कोटि का विद्या प्रेमी था। उसकी राज्यसभा में 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी रहते थे। पल्लव शासकों ने अधिकांश अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाए। पल्लवों के शासन काल में तमिल भाषा का भी विकास हुआ। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास में साहित्यिक विकास की दृष्टि से भी पल्लव शासक बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। तो मित्रों, अब आखिर में आइए हम थोड़ा, हालांकि हमने बीच बीच में वास्तुकला पे आपसे चर्चा की, लेकिन फिर भी पल्लव कला पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके काम की है। पल्लव राजवंश के शासकों ने जिस स्थापत्य कला का विकास किया उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। इस प्रदेश में पल्लव ने 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक राज्य किया, लगभग 500 सालों तक। और उन्होंने अपनी राजधानी कांची और महाबलीपुरम में वास्तुकला के अत्यंत सुंदर नमूने प्रस्तुत किए। तो पल्लवों ने वास्तुकला के जो नमूने प्रस्तुत किए, उनकी एक अलग शैली थी। चट्टानों को काट करके बहुत सारे मंदिर बनाए गए, जिसे कहते हैं रॉक कट स्टाइल जो है उन्होंने डेवलप की, और वो पल्लव शैली के नाम से भी जानी जाती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पल्लवकालीन वास्तुकला को 4 शैलियों में विभक्त किया गया है इतिहासकारों द्वारा। महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो महेंद्र वर्मन शैली जो है उसका विकास 610 ईस्वी से 640 ईस्वी तक हुआ, और इस शैली के मंदिरों को मंडप कहा जाता है। और यह मंडप जो है वो बहुत स्तंभ युक्त बरामदों से आच्छादित है, और इनमें ढेर सारे कक्ष भी देख सकते हैं। तो अधिकांश कक्ष जो है वो पत्थर को काट करके बनाए गए हैं। इसी तरह से महेंद्र शैली के मंडप में मंडक पट्टू या त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का 5 पांडव मंडप इत्यादि प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये 5 पांडव मंडप जो है वो मुस्लिम दरगाह में परिवर्तित हो गया बाद में मुस्लिम आक्रमणों के समय। इसके अलावा महेंद्रवाड़ी, महेंद्र विष्णु गृह मंडप, मामंडूर का विष्णु मंडप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मामल्ल शैली का जहाँ तक प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल के शासनकाल में इसका विकास हुआ। तो महामल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी, अतः इसके शासनकाल की स्थापत्य विशेषता को मामल्ल शैली कहा गया। इसी से मामल्लपुरम या इसी ने मामल्लपुरम, जो कि बाद में महाबलीपुरम के नाम से जाना गया, उस नगर की स्थापना की। इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ, मंडप शैली और रथ शैली। तो मंडप वैसे ही मंदिर हैं जैसे महेंद्र वर्मन के समय में निर्मित हुए थे। रथ शैली जो है उससे थोड़ी भिन्न है। ये एकात्मक मंदिर हैं, इन्हें विशाल पाषाण चट्टान को काट करके बनाया गया है। रथ मंदिर जो है वो बहुत ही वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। इन रथों का विकास बौद्ध विहार और चैत्य गृहों से हुआ है। तो बहुत सारे रथ मंदिर देखे जा सकते हैं, उनमें प्रसिद्ध हैं द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ आदि। इसी तरह मित्रों, राज सिंह शैली जो है, राज सिंह शैली का भी काफी महत्व है। पल्लव शासक राज सिंह के शासनकाल में गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से भिन्न स्वतंत्र शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे राज सिंह शैली कहा जाता है। महाबलीपुरम में
समुद्र तट पर स्थित तटीय मंदिर तथा शोर मंदिर और कांची में कैलाशनाथ मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर आज इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। तो कांची के कैलाश मंदिर में राज सिंह शैली का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल में हुआ और उसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में उसको पूरा कराया गया। तो द्रविड़ शैली की सारी विशेषताएं जो है वो कैलाश मंदिर में हमें दिखाई देती हैं, और इसका प्रांगण, गोपुरम, सभायुक्त मंडप, विमान इत्यादि सब बहुत सुंदर हैं। और तो यहाँ कला का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों, भारतीय इतिहास में पल्लव शासकों के महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। उनके शासनकाल में दक्षिण भारत में न केवल राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण भारत को एकीकृत करने का एक बार पुनः अवसर मिला, बल्कि साहित्य और कला, आर्थिक जीवन के विकास, धार्मिक जीवन के विकास के दृष्टि से भी पल्लव काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया कि बहुत संक्षेप में आपको पल्लव काल की प्रमुख बातें बताऊं जो आपकी परीक्षाओं के लिए आप उपयोगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक बार एक लाइक भी करें और अपने कमेंट्स वगैरह भी दें। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।